गुड मॉर्निंग। ये आज एक नया अध्याय लेके आए हैं जिसमें भारत में महिलाओं की विशेष समस्या, जिसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को पहले भी दी जा चुकी है। एक बार फिर कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में महिलाओं की विशेष समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला बिंदु है महिलाओं का भेदभावपूर्ण मूल्यांकन। इसी प्रकार से सामाजिकरण है, शोषण है, शोषण के विरुद्ध उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। उपेक्षा है, वर्तमान में नारी की क्या परिस्थिति है। तिरस्कार एवं उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न की प्रकृति है, उसके क्या कारण है और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकारी क्या प्रयास रहे हैं और उत्पीड़न के निराकरण के क्या क्या सुझाव हैं। दहेज है, दहेज के क्या कारण हैं, उसको प्रेरित करने वाले तत्व और समाज में दहेज प्रथा के दोष या कुप्रभाव, दहेज प्रथा को समाप्त करने के सुझाव है। वेश्यावृत्ति है, उसकी विशेषताएं हैं, कारण है, दुष्परिणाम है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसके उपाय हैं और वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के सुझाव हैं। ये कुछ समस्याएं हैं, इनके बारे में एक एक करके विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं साधारणतया प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी संख्या लगभग पुरुषों के समान ही होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है पूरे देश की, उसमें लगभग महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के बराबर है। जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न है तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उच्च रही है। विशेषतः हिंदू समाज में पुरुष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना जाता है। इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। धीरे धीरे जैसे स्मृति काल है, धर्मशास्त्र काल है तथा मध्यकाल है, इनमें इनके अधिकार छीनते गए और पुरुषों की तुलना में इनकी स्थिति में लगातार गिरावट आने लगी और महिलाओं को परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया। हिंदू समाज पुरुष प्रधान समाज है। भारत में परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है और जिसमें परिवार के पुरुष सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित किया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बहुत बड़ी दुर्दशा होती रही है। वो दासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं। उनका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने और उनकी देखरेख करने एवं परिवार के सदस्यों की सेवा करने में ही व्यतीत हो जाता है। स्त्री को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। उसे सास, ननद के
उल्हाने, गालियों एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। शिक्षा एवं बाहरी संसार से उसका कोई नाता नहीं रह जाता है। वह सार्वजनिक जीवन से अनभिज्ञ बनी रहती है और उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। ऐसे परिवेश में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा कहीं न कहीं सत्ता पुरुष के हाथ में होती है, और जहाँ सत्ता जिसके हाथ में होती है तो उसके उसको मिलने वाले अधिकार भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग है, महिला वर्ग, उसकी स्थिति दूसरे दर्जे की बनी रहती है। वैदिक काल की बात हम करते हैं तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। धीरे 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 मध्यकाल आने तक महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आई और उनके जो अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों से उनको वंचित किया जाने लगा, और महिला को मजबूरन घर की चार दीवारी के अंदर रहने को बाध्य होना पड़ा। चलिए हम बात करते हैं कि महिलाओं को जो ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कुछ बिंदु के द्वारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। नंबर पहला है महिलाओं का भेदभावपूर्ण मूल्यांकन। प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और नारी का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है। नारी का जन्म ही अपने में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा माना जाता है। इसी कारण से जन्म से ही लिंग भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। इनके लालन पालन के तौर तरीके बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। इसी कारण से पाणिक्कर ने स्पष्ट लिखा है कि हिंदू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिंदू संयुक्त परिवार में नारी को प्रदान की जाने वाली परिस्थिति है। आधारभूत रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है, वह तो एक ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है, और जब उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी मांग भरेगा तो उसे दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब, हिंदू में खास तौर से एक पुत्री को पराए घर का धन समझा जाता है, उसको उस परिवार का सदस्य ही नहीं माना जाता है। इस प्रकार यास्क निरुक्त में स्पष्ट घोषणा है कि लड़की को लड़की तो अन्य को दी जाती है। देने के तीन तरीके हैं: दान, विक्रय तथा उत्सर्ग। दान विवाह के समय कन्यादान के रूप में होता है। विक्रय से आशय आशय वधु मूल्य लेकर कन्या बेचना है, जबकि उत्सर्ग का आशय उसे त्याग देना है, जैसे कन्या को मंदिर में देवदासी के रूप में देवी या देवता के चरणों में समर्पित कर देना। ईसाई धर्म में अविवाहित लड़कियां ईसाइयों के मठ, जिसको चैरिटी होम भी कहा जाता है, में एक नन के रूप में रहती हैं और लोगों की सेवा करती है। ऐसी स्थिति में नारी का लालन पालन
कैसे होगा, वह तो अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस प्रकार से यास्क निरुक्त में ये घोषणा की गई थी कि को लड़की तो अन्य को दे दी जाती है। देने के तीन तरीके हैं। पहला तो दान है, विक्रय है और उत्सर्ग है। दान का मतलब जैसे माता पिता के द्वारा उसका कन्यादान कर देना। कन्यादान के उपरांत जो उसका विवाह संबंध होता है, एक लड़की अपने माता पिता के घर को छोड़कर अपने ससुराल को जाती है। विक्रय का मतलब वधू मूल्य लेकर, अर्थात कुछ पैसा लेकर माता पिता के द्वारा लड़की को बेच देना। और उत्सर्ग का मतलब है कि अधिकांशतः हमारे भारतीय समाजों में अभी तो ये चीज़ें उतनी प्रचलन में नहीं है, लेकिन लड़कियों को मंदिरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाता था और वो लड़की उस देवता या देवी के मंदिर में सेवा करती थी। जो लोग श्रद्धालु लोग आते थे उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। जब ऐसी स्थितियाँ नारी के लालन पालन की होंगी तो उससे ये स्पष्ट है कि उसकी क्या स्थिति होगी। लिंग जो भेदभाव यौन पृथक्करण में प्रकट होता है। लड़कों और लड़कियों के थोड़ा बड़े होते ही अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। उनके खेल भी अलग होते हैं, पढ़ाई के विषय भी अलग हो जाते हैं, संस्कार भी अलग हो जाते हैं और जीवन की पूरी तैयारी ही अलग अलग होती है। लड़के को घर से बाहर का जीव माना जाता है। उसे व्यावसायिक नौकरी करनी होती है, उसे जीवन के कठिन प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। जबकि लड़की का जीवन उसके घर की चार दीवारी में है। वह रसोई, घर के रख रखाव एवं बच्चों के लालन पालन के लिए समाजीकृत की जाती है। उसे घर के कैद खाने का एक ऐसा कैदी बना दिया जाता है जो आगे चलकर अपनी कैद को प्यार करने लगे और उसे ही इज्जत और सतीत्व का लक्ष्य मान अपना जीवन यापन कर सके। तो घर की परिधि के बाहर वो नारी नहीं है, या तो वह वैश्या है या फिर देवी है। नारी के लिए शारीरिक शुचिता सबसे बड़ा मूल्य है, जिसका अर्थ है विवाह से पहले कोई उसके शरीर को यौन की दृष्टि से स्पर्श न करे और विवाह के बाद मन, वचन और कर्म से वह पति के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श न होने दे। अर्थात उसको इस प्रकार से बाध्य कर दिया जाता है। वह पराया धन है, ये अक्सर कहा जाता है। इसीलिए उसकी शिक्षा या स्वास्थ्य पर धन व्यय करना अपव्यय माना जाता है, क्योंकि उसको पराया धन समझते हैं। तो उसकी शिक्षा और उसके स्वास्थ्य पर धन का व्यय करना अपव्यय माना जाता है। लड़के पर व्यय करना आवश्यक माना जाता है। वह पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है, पूर्वजों का नाम आगे चलाता है और बुढ़ापे में सहारा देता है। ऐसा अक्सर हम कहते सुनते आए हैं। और महिलाओं के प्रति यह पृथक्करण और भेदभावपूर्ण जो मूल्यांकन है इतना जबरदस्त है कि नारी और पुरुष का ग्रस्त जीवन भी कटु हो जाता है, क्योंकि अनेक रूढ़ियां हैं, अनेक पूर्वाग्रह हैं उनके बीच आते हैं। अनेक पूर्वाग्रहों के मध्य पले स्त्री पुरुष स्वस्थ जीवन नहीं बिता पाते हैं। पुरुष नारी से भयाक्रांत रहता है और उसके सम्मोहन से अपने को बचाना चाहता है, उसको दबाकर रखना चाहता है। अपना पौरुष
प्रकट करना चाहता है। इस हीन ग्रंथ से पीड़ित वह नारी पर अनाचार करता करता भी है, और नारी अपना कोई निजी सामाजिक अस्तित्व तो है ही नहीं, वह तो अमुक की बेटी या अमुक की पत्नी या अमुक की माँ मात्र है। सामाजिक बेड़ियों में जकड़ी हुई सब कुछ सहन करने को वह मजबूर हो जाती है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक लड़की का जब जन्म होता है तो उसको पराया धन समझा जाता है, और एक लड़के को अर्थात एक पुत्र को पूर्वजों का पिंडदान करना, पूर्वजों के नाम को आगे चलाना और बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनना, तो इस प्रकार की सीख उसको बचपन से सिखाई जाती है। और उसको घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उसको अर्थ अर्जन की आवश्यकता होती है, उसका जो बचपन से ही बालक को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे उसके खेल के खिलौने अलग होंगे, उसी प्रकार से बालिका के खिलौने अलग होंगे। तो परिवार से ही ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, और इस प्रकार का जो भेदभाव है वो कहीं न कहीं महिला को घर की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रख देता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो बिंदु है, समाजीकरण। समाजीकरण जब मानव शिशु का जन्म होता है, केवल वह एक हाड़ मांस का सुसज्जित पुतला मात्र होता है, ये आपको सबको पता है। और उस शिशु को तो ये मालूम नहीं होता है कि वो कौन है, उसके माता पिता कौन है, क्योंकि वह केवल उस समय एक जैविकी प्राणी होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई सामाजिक गुण नहीं होता है, वह समाज के मानदंडों और मूल्यों को भी नहीं जानता है। उस समय तो वह सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। न तो वो सामाजिक ही होता है और न उस समय असामाजिक होता है। और वह यह भी नहीं जानता है कि किसके साथ उसे कैसा व्यवहार करना है, लेकिन उसमें उसमें सीखने का गुण मौजूद होता है। धीरे धीरे सामाजिक संपर्क में आने के कारण वह रीति रिवाज, प्रथा, मूल्य, विश्वास, संस्कृति आदि को सीखता है, और वह एक सामाजिक प्राणी हो जाता है। जब धीरे धीरे उसमें सीखने की ये प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो सामाजिक संपर्क उसका होता है, और वह रीति रिवाज, प्रथा, मूल्य, विश्वास, संस्कृति आदि को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैविकी प्राणी को सामाजिक स्वचेतन प्राणी में बदलती है। समाजीकरण वैसे एक सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, और जिन प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, तौर तरीकों तथा अपने पराये को जानता और सीखता है, साथ ही साथ वो अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया सार्वभौमिक होते हुए भी उसकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। अब ये प्रक्रिया सार्वभौमिक तो है, विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि समाज स्वयं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं,
और इन भिन्नताओं के चलते समाजीकरण की प्रक्रिया में भी भिन्नता नजर आती है। जैसे मानव अपनी जिजीविका से प्रेरित होकर अपने वातावरण से अनुकूलन का प्रयास करता है। अपनी आत्मजनित उत्सुकता एवं अनुसंधान की प्रक्रिया में वह निरंतर सीखता रहता है और इस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर होता जाता है। जैसे हमारी इच्छाएं हैं, अनुभूतियां हैं, वह प्रेरणा आदि जो आदर्श व्यक्तित्व से उद्धृत हो रहे हैं, वो मूल्यों का निर्माण करते हैं। और वर्तमान प्रसंग में यह कहने में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय समाज भौतिक प्रगति की अच्छी दौड़ के चलते अपने मूल्यों और आदर्शों को खो चुका है। यह स्थिति क्यों आई, इसका आधार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है कि आज हमारा जो भारतीय समाज है वो भौतिक प्रगति की दौड़ में बहुत आगे चल रहा है। उसके चलते वो अपने मूल्यों और आदर्शों को लगातार खोते जा रहा है। मानव मूल्यों के ह्रास का एक कारण तो संपूर्ण समाज में दोहरे मानदंडों का प्रचलित होना भी है। जैसे एक पुत्र व पुत्री को अलग अलग महत्व देना, समाज में हमारे समक्ष सहयोग, पारस्परिक सद्भावना और सहायता के अवसर आते हैं, परंतु हमारा जो आत्म केंद्रित मस्तिष्क उन अवसरों को संघर्ष, एकाकीपन, प्रतिस्पर्धा आदि में परिवर्तित करता है। प्रकट में तो वह प्रेम और सहयोग की बातें करता है, लेकिन व्यवहार में द्वेष और विरोध का मार्ग अपनाता है। तो हमारा समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि एक लड़के को अलग तरह के आदर्श मूल्य थोप दिए जाते हैं और एक लड़की को अलग तरह के। और जब ऐसी स्थितियां आती है तो कहीं न कहीं भेदभाव होना लाजमी है, क्योंकि बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे, जैसी हम अपेक्षा रखते हैं, जैसा उसके लिए वातावरण तैयार करेंगे, तो बच्चा उसी वातावरण में अपना अनुकूलन करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से ये महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण मूल्यांकन और समाजीकरण, ये दो प्रमुख बिंदु पर चर्चा हुई और इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगी कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदभावपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार से एक बालक और बालिका का समाजीकरण होता है। इसके बाद हम अगला जो व्याख्यान देंगे उसमें आपको शोषण क्या है और शोषण है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या प्राप्त है और उसके साथ साथ उपेक्षा को लेके आगे आएंगे। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू।